नमस्कार दोस्तों, भारत अलर्ट 24/7 चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह विशेष बुलेटिन देश के कोने कोने में रहने वाले लाखों करोड़ों पेंशन धारकों, ईपीएस 95 के लाभार्थियों और भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सम्मानित सदस्यों के लिए अब तक का सबसे बड़ा, विस्तृत और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम किसी एक या दो छोटी मोटी खबरों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि देश भर में इस समय ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को लेकर जो महासंग्राम छिड़ा हुआ है, जो नीतिगत बदलाव हो रहे हैं और जो नए कानूनी मोड़ सामने आ रहे हैं, उन सभी का एक एक करके ऐसा गहन विश्लेषण करेंगे जो आपको पूरी स्थिति को शीशे की तरह साफ कर देगा। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और केंद्र सरकार के बीच पेंशन की राशि बढ़ाने को लेकर लंबे समय से वैचारिक युद्ध चल रहा है। एक तरफ जहां देश के बुजुर्ग पेंशनर्स अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में एक सम्मानजनक राशि के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार और ईपीएफओ प्रशासन वित्तीय सीमाओं का हवाला देकर इस मांग को टालने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच कुछ ऐसे अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आए हैं जिन्होंने इस पूरे आंदोलन की दिशा और दशा को बदल कर रख दिया है। इन सभी खबरों का सीधा असर आपकी जेब और आपके परिवार की सामाजिक सुरक्षा पर पड़ने वाला है। इसलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए बिल्कुल ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज की एक एक बात आपके हक और अधिकारों से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को RS 1000 से बढ़ाकर मांग पर देश भर में चल रहे आंदोलन और नेशनल एजुटेशन कमेटी NAC की अगली महारणनीति के बारे में। पिछले दिनों संसद के सत्र में जब माननीय सांसदों द्वारा सरकार से यह सीधा सवाल पूछा गया था कि क्या लगभग 80 लाख बुजुर्ग पेंशनर्स की इस जायज मांग को स्वीकार करते हुए न्यूनतम पेंशन को RS 7500 किया जाएगा और साथ ही उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता DA दिया जाएगा, तो सरकार की ओर से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने जो लिखित जवाब पेश किया उसने पेंशनर्स को काफी निराश किया। सरकार ने अपने जवाब में स्पष्ट रुख अपनाते हुए साफ कह दिया कि फिलहाल न्यूनतम पेंशन को RS 7500 आएगी गिरी मार्सु करने का कोई भी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। ईपीएस 50 योजना के तहत अलग से महंगाई भत्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है, क्योंकि यह एक निश्चित अंशदान आधारित योजना, कंट्रीब्यूशन बेस्ड स्कीम है, न कि वेतन आधारित योजना। सरकार ने इसके पीछे यह दलील दी कि ईपीएस 95 फंड के वित्तीय मूल्यांकन के अनुसार भविष्य की पेंशन देनदारियों को लेकर फंड पर बहुत भारी वित्तीय दबाव है। वर्तमान में जो RS 1000 की न्यूनतम पेंशन दी जा रही है, वह भी सरकार द्वारा अपनी तरफ से दी जाने वाली अतिरिक्त बजटीय सहायता के दम पर ही चल पा रही है। नेशनल एजुटेशन कमेटी NAC का पलटवार सरकार के इस नकारात्मक जवाब के बाद ऐसा माना जा रहा था कि शायद यह आंदोलन धीमा पड़ जाएगा, लेकिन इसके ठीक विपरीत इस जवाब ने ठंडी पड़ रही आग में घी डालने का काम किया है। देश भर के पेंशन धारकों में भारी आक्रोश है। नेशनल एजुटेशन कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में संगठनों ने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। पेंशनर संगठनों ने सरकार के इस वित्तीय घाटे वाले तर्क को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा है कि सरकार एक तरफ बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के कर्ज माफ कर देती है, विभिन्न योजनाओं पर अरबों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जिन कर्मचारियों ने अपने जीवन के 30-35 साल देश के निर्माण में लगा दिए और अपनी गाढ़ी कमाई का हिस्सा भविष्य निधि में जमा किया, आज उनके बुढ़ापे के समय सरकार वित्तीय घाटे का रोना रो रही है। संगठनों का सवाल है कि आज के भयंकर महंगाई के दौर में जहां दवाइयों और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम आसमान छू रहे हैं, वहां RS 1000 मासिक यानी लगभग RS 33 प्रतिदिन में कोई भी व्यक्ति अपना गुजारा कैसे कर सकता है? क्या RS 33 प्रतिदिन में एक वक्त की सूखी रोटी और बुढ़ापे की दवाइयां आना संभव है? आगामी महारणनीति इसी आक्रोश को देखते हुए NAC ने अब एक ऐतिहासिक रणनीति तैयार की है, जिसके तहत आने वाले दिनों में देश के सभी राज्यों की राजधानियों में और उसके बाद देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल और अनिश्चितकालीन महापड़ाव डालने की तैयारी की जा रही है। इस बार रणनीति केवल झापन सौंपने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि लाखों पेंशनर्स अपने परिवारों के साथ सड़कों पर उतरने की योजना बना रहे हैं, ताकि सरकार को यह एहसास कराया जा सके कि यह मुद्दा केवल 80 लाख पेंशनर्स का नहीं, बल्कि इनसे जुड़े लगभग 4 करोड़ पारिवारिक सदस्यों के वजूद का है। इसके साथ ही राजनीतिक स्तर पर भी दबाव बनाने के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों के
सांसदों और मंत्रियों के आवासों पर मांग पत्र सौंपने का सिलसिला दोबारा शुरू कर दिया गया है। संसद में सरकार के रुख को देखने के बाद कानूनी विशेषज्ञों और पेंशनर्स के वकीलों ने अब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऐतिहासिक फैसलों और संविधान के अनुच्छेदों का सहारा लेकर एक नई कानूनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। वकीलों के पैनल का तर्क है कि सरकार का यह कहना कि ईपीएस 95 पूरी तरह से एक अंशदान आधारित योजना है और इसमें जितना फंड होगा उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा, कानूनी तौर पर पूरी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। यह योजना एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की अवधारणा के तहत सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से वर्ष 1995 में शुरू की गई थी। जब कोई योजना सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती है तो सरकार की यह संवैधानिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वह यह सुनिश्चित करे को मिलने वाली राशि कम से कम इतनी जरूर हो जिससे वे अपना जीवन यापन सम्मानपूर्वक कर सकें। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने कई पुराने फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि पेंशन कोई भीख या खैरात नहीं है, बल्कि यह कर्मचारी द्वारा अपनी सेवा काल के दौरान की गई सेवाओं का एक स्थगित वेतन डिफर्ड वेज है जिस पर उसका पूरा कानूनी अधिकार है। इसलिए कानूनी विशेषज्ञ अब इस बात पर काम कर रहे हैं कि अदालत में सरकार के फंड की कमी वाले तर्क को कैसे चुनौती दी जाए। विशेषज्ञ ईपीएफओ के कुल संचित कोष, उसके वार्षिक ब्याज की आय और हर साल योजना में शामिल होने वाले नए कर्मचारियों के अंशदान का एक पूरा वित्तीय लेखा जोखा तैयार कर रहे हैं ताकि अदालत के सामने यह साबित किया जा सके कि अगर सही तरीके से फंड का प्रबंधन किया जाए और सरकार अपने सामाजिक सुरक्षा के बजट में थोड़ा इजाफा करे तो बिना किसी बड़े आर्थिक संकट के सभी पेंशनर्स को RS 7500 की न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता आसानी से दिया जा सकता है। अब रुक करते हैं हमारी अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर की ओर, जो हायर पेंशन यानी उच्च पेंशन के विकल्प को चुनने वाले लाखों कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के ऐतिहासिक फैसले के बाद ईपीएफओ ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म जॉइंट ऑप्शन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की थी। इस प्रक्रिया के तहत लाखों योग्य कर्मचारियों ने भारी दिक्कतों और तकनीकी बाधाओं के बावजूद अपने आवेदन जमा किए थे, लेकिन आवेदन जमा होने के बाद पिछले लंबे समय से यह पूरी प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही थी, जिससे पेंशनर्स के बीच भारी निराशा और असमंजस का माहौल बना हुआ था। देश भर के ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालयों से लगातार यह शिकायतें आ रही थीं कि आवेदनों की जांच की रफ्तार बेहद धीमी है, डाटा मिसमैच के नाम पर फॉर्मों को होल्ड पर डाला जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जिन लोगों के फॉर्म सही पाए गए हैं उन्हें भी डिमांड लेटर जारी नहीं हो पा रहा था। पेंशनर्स को यह समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कितना पैसा अतिरिक्त जमा करना होगा और उनकी पेंशन कब से बढ़कर मिलेगी। अब ईपीएफओ मुख्यालय से जो ताजा और राहत भरी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यालय ने देश भर के सभी क्षेत्रीय और फील्ड कार्यालयों के लिए एक बेहद कड़ा और समयबद्ध दिशा निर्देश जारी किया है। इस नए आदेश में साफ कहा गया है कि उच्च पेंशन के आवेदनों की स्क्रूटनी और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में किसी भी तरह की ढिलाई या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी क्षेत्रीय आयुक्तों को निर्देश दिया गया है कि वे विशेष टास्क फोर्स बनाकर इन आवेदनों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करें। इस प्रशासनिक सक्रियता का असर अब जमीनी स्तर पर दिखने भी लगा है। ईपीएफओ ने डाटा मिसमैच, वेतन के विवरण में आ रही विसंगतियों को दूर करने के लिए नियोक्ताओं, कंपनीज के साथ सीधे संपर्क साधना शुरू कर दिया है ताकि कर्मचारियों को बेवजह दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ें। सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि पिछले कुछ दिनों के भीतर हजारों पेंशनर्स और सेवारत कर्मचारियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर ईपीएफओ की तरफ से डिमांड लेटर मिलने शुरू हो गए हैं। इस डिमांड लेटर में स्पष्ट रूप से लिखा जा रहा है कि कर्मचारी के भविष्य निधि खाते ईपीएफ से कितनी राशि ईपीएस पेंशन फंड में ट्रांसफर की जाएगी और यदि कोई अंतर की राशि बचती है तो उसे कर्मचारी को कितने दिनों के भीतर और किस माध्यम से जमा करना होगा। जिन पेंशन भोगियों को यह डिमांड लेटर मिल रहे हैं उनके लिए उच्च पेंशन का रास्ता अब पूरी तरह से साफ हो गया है, क्योंकि जैसे ही वे इस निर्धारित राशि का भुगतान करेंगे या उनके खाते से पैसे ट्रांसफर करने की सहमति दर्ज होगी, वैसे ही उनकी संशोधित और बढ़ी हुई पेंशन की गणना शुरू कर दी जाएगी और उन्हें पिछले समय का पूरा एरियर भी ब्याज के साथ दिया जाएगा। इसलिए अगर आपने भी हायर पेंशन का विकल्प चुना था तो आप तुरंत ईपीएफओ के मेंबर पोर्टल पर जाकर अपने आवेदन का स्टेटस चेक करें। आइए अब बात करते हैं आने वाले समय में होने वाली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज CBT की आगामी महत्वपूर्ण बैठक।
और ईपीएस मेंटिपाई धारकों के लिए सोशल सिक्योरिटी के दायरे को बढ़ाने के लिए चल रही प्रशासनिक हलचलों के बारे में। ईपीएफओ की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो अगली बैठक प्रस्तावित है, उसके एजेंडे में पेंशनर्स के कल्याण से जुड़े कुछ ऐसे बिंदु शामिल किए गए हैं जो यदि पास हो जाते हैं तो देश के बुजुर्गों को एक बहुत बड़ी राहत मिल सकती है। मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में भले ही सीधे तौर पर न्यूनतम पेंशन को RS-7500 करने पर कोई अंतिम मुहर न लगे, क्योंकि वह नीतिगत फैसला पूरी तरह से केंद्रीय कैबिनेट और वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है, लेकिन सीबीटी की बैठक में पेंशनर्स को मिलने वाली अन्य गैर वित्तीय और सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं को बढ़ाने पर बहुत गंभीर चर्चा होने वाली है। आयुष्मान भारत योजना ABPMJAY से जोड़ने का प्रस्ताव इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। EPS 95 पेंशन भोगियों के लिए चिकित्सा मेडिकल सुविधाओं को बेहतर बनाना। वर्तमान समय में सबसे बड़ी विडंबना यह है कि सेवानिवृत्ति के बाद जब बुजुर्गों को इलाज और दवाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब उनके पास कोई मजबूत मेडिकल कवर नहीं होता, क्योंकि EPS मेंटिपाई योजना के तहत कोई इनबिल्ट चिकित्सा सुविधा शामिल नहीं है और निजी कंपनियों की स्वास्थ्य बीमा नीतियां इस उम्र में बहुत महंगी होती हैं। इस गंभीर समस्या को दूर करने के लिए श्रम मंत्रालय और EPFO प्रशासन के बीच एक साझा प्रस्ताव पर काम चल रहा है, जिसके तहत देश के सभी EPS सभी पेंशन धारकों को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के दायरे में पूरी तरह से कवर करने की योजना बनाई जा रही है। इस प्रस्ताव के अनुसार पेंशनर्स की जो भी वर्तमान पेंशन राशि है, उसे प्रभावित किए बिना सरकार अपने सामाजिक कल्याण कोष से प्रीमियम का भुगतान करेगी। सभी पात्र पेंशनर्स को देश के किसी भी सूचीबद्ध सरकारी या निजी अस्पताल में प्रतिवर्ष RS-5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिल सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यह प्रस्ताव सीबीटी की बैठक में स्वीकृत हो जाता है और इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है, तो यह देश के 80 लाख परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होगा। एक बुजुर्ग व्यक्ति की पेंशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसकी बीमारियों और इलाज में ही खर्च हो जाता है। अगर इलाज का यह खर्च सरकार उठा लेती है, तो भले ही सीधे तौर पर उनकी मासिक पेंशन ना बढ़े, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से उनके सिर से एक बहुत बड़ा आर्थिक और मानसिक बोझ पूरी तरह से उतर जाएगा। आइए अब विस्तार से समझते हैं कम्यूटेशन यानी पेंशन के आंशिक रूपांतरण की वसूली को लेकर जारी किए गए उस नए स्पष्टीकरण और ऐतिहासिक कार्यालय झापन ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में, जिसने देश के लाखों परिवारों को एक बहुत बड़ी चिंता और आर्थिक संकट से बचा लिया है। इस विषय को पूरी तरह समझने के लिए सबसे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर यह कम्यूटेशन की व्यवस्था क्या होती है। क्या होता है पेंशन कम्यूटेशन? जब भी कोई कर्मचारी अपनी सेवा पूरी करके सेवानिवृत्त होता है, तो सरकार उसे यह विकल्प देती है कि वह अपनी कुल मासिक पेंशन का एक निश्चित हिस्सा, आमतौर पर अधिकतम 1/3 या 40% तक, एक मुश्त एडवांस के रूप में ले सकता है। इसे तकनीकी और कानूनी भाषा में पेंशन का कम्यूटेशन कहा जाता है। इसके बदले में सरकार उस कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय ही एक बहुत बड़ी एक मुश्त राशि प्रदान कर देती है, जिससे वह अपने बच्चों की शादी, मकान का निर्माण या अन्य कोई बड़ा पारिवारिक दायित्व आसानी से पूरा कर सके। अब नियम के मुताबिक सरकार ने जो यह एकमुश्त एडवांस राशि कर्मचारी को दी है, उसकी धीरे धीरे भरपाई करने के लिए उसकी हर महीने मिलने वाली नियमित मासिक पेंशन में से एक निश्चित हिस्से की कटौती शुरू कर दी जाती है। यह मासिक कटौती लगातार 15 वर्षों की निर्धारित अवधि तक चलती रहती है। जैसे ही यह 15 वर्ष की लंबी अवधि पूरी हो जाती है, वैसे ही कर्मचारी की पेंशन से होने वाली वह कटौती पूरी तरह से बंद कर दी जाती है और उसकी पूरी की पूरी वास्तविक पेंशन, फुल पेंशन, फिर से बहाल कर दी जाती है। लेकिन इस पूरी व्यवस्था में एक बहुत बड़ा पेंच और भ्रम की स्थिति तब पैदा होती थी जब किसी पेंशन भोगी कर्मचारी का निधन उस 15 वर्ष की कम्यूटेशन अवधि के पूरे होने से पहले ही, मान लीजिए सेवा मुक्ति के 5वें, 7वें या 10वें साल में ही अचानक हो जाता था। ऐसी परिस्थितियों में मृत कर्मचारी के आश्रित परिवार और उसकी विधवा को मिलने वाली फैमिली पेंशन, पारिवारिक पेंशन को लेकर नियमों में बहुत बड़ा विरोधाभास था। कई मामलों में यह देखा गया था कि संबंधित विभाग उस कम्यूट की गई राशि की शेष बची हुई वसूली मृत कर्मचारी की विधवा या उसके बच्चों को मिलने वाली फैमिली पेंशन में से हर महीने काटने लगते थे। इसके कारण पहले से ही अपने घर के मुख्य सदस्य को खो चुके दुखी परिवार पर एक बहुत बड़ा अतिरिक्त आर्थिक बोझ आता था।
पड़ता था और उनकी फैमिली पेंशन इतनी कम हो जाती थी कि उनके सामने जीवन यापन का एक गंभीर संकट खड़ा हो जाता था। इसे लेकर देश भर के पेंशनर संगठनों और कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने सैकड़ों बार यह गुहार लगाई थी कि यह व्यवस्था पूरी तरह से अनुचित है। इसी गंभीर विषय पर पूर्ण विराम लगाते हुए और लंबे समय से बनी भ्रम की स्थिति को हमेशा के लिए समाप्त करने के उद्देश्य से कार्मिक एवं पेंशन विभाग ने अब एक बेहद स्पष्ट और सख्त कार्यालय ज्ञापन OM जारी किया है। सरकार ने अपने इस नए स्पष्टीकरण में बहुत ही मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए देश के सभी विभागों को यह कड़ा आदेश जारी कर दिया है कि यदि किसी भी कर्मचारी, पेंशन भोगी या पूर्व सैनिक का निधन उसके द्वारा ली गई कम्यूटेशन राशि की 15 वर्ष की रिकवरी अवधि पूरी होने से पहले हो जाता है तो उसके परिवार, उसकी विधवा या उसके आश्रितों से उस बची हुई शेष राशि की किसी भी प्रकार की अतिरिक्त वसूली या रिकवरी कतई नहीं की जाएगी। सरकार ने नियमों को पूरी तरह से बदलते हुए साफ किया है कि मुख्य पेंशन भोगी की मृत्यु होते ही कम्यूटेशन की बची हुई पूरी की पूरी राशि को पूरी तरह से माफ, राइट ऑफ मान लिया जाएगा। मृत कर्मचारी के परिवार को जो फैमिली पेंशन दी जाएगी वह अपने निर्धारित नियमों के अनुसार बिना किसी भी प्रकार की कटौती, बस सारी के डी बिना किसी एडजस्टमेंट और बिना किसी रिकवरी के पूरी की पूरी दी जाएगी। विभाग का कोई भी अधिकारी मृत कर्मचारी के परिवार पर बकाया राशि चुकाने का न तो कोई आर्थिक दबाव बना सकता है और न ही उनकी फैमिली पेंशन को रोक सकता है। यह ऐतिहासिक फैसला पेंशन भोगियों के परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर बनकर आया है। इस फैसले के बाद अब किसी भी बुजुर्ग महिला या आश्रित बच्चे को इस बात का मानसिक तनाव या डर नहीं सताएगा कि उनके पति या पिता की असमय मृत्यु हो जाने पर सरकार उनकी पेंशन काट लेगी। आइए अब आज की इन दोनों ही बहुत बड़ी खबरों का एक संक्षिप्त निष्कर्ष और तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं ताकि आपके मन में कोई भी संशय ना रहे। अगर हम पूरी स्थिति का एक साथ मूल्यांकन करें तो आज हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं। न्यूनतम पेंशन RS 7500 की मांग। सरकार ने संसद में स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह अंशदान आधारित योजना है। पेंशनर्स के लिए यह थोड़ी निराशाजनक है और इसके कारण आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज होने की संभावना है। हायर पेंशन विकल्प EPFO मुख्यालय ने तेजी दिखाते हुए डिमांड लेटर जारी करना शुरू कर दिया है। जिन लोगों ने यह विकल्प चुना था उनके लिए बढ़ी हुई पेंशन और एरियर का रास्ता साफ हो गया है। आयुष्मान भारत प्रस्ताव CBT की बैठक में पेंशनर्स को RS 5 लाख तक का मुफ्त मेडिकल कवर देने पर विचार चल रहा है। अगर यह पास होता है तो पेंशनर्स के इलाज का बड़ा खर्च बच जाएगा, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से बड़ी राहत मिलेगी। कम्यूटेशन रिकवरी नियम 15 साल की अवधि से पहले पेंशनर की मृत्यु होने पर परिवार से कोई रिकवरी नहीं होगी, बची हुई राशि माफ होगी। यह पूरी तरह से एक बड़ी जीत और मानवीय दृष्टिकोण से परिपूर्ण खबर है जो परिवारों को सुरक्षा की गारंटी देती है। भारत अलर्ट 24/7 भारत अलर्ट 24/7 की पूरी टीम लगातार इन सभी मुद्दों पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए है। मंत्रालयों की बैठकों, EPFO के नए सर्कुलर या संगठनों के फैसलों की जो भी नई हलचल होगी उसकी पल पल की और बिल्कुल सटीक जानकारी सबसे पहले हम आपके पास लेकर आते रहेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों और आदरणीय बुजुर्गों, ये थी आज की सबसे विस्तृत और बेहद महत्वपूर्ण ताजा खबरें और अपडेट्स जो सीधे तौर पर आपके बुढ़ापे के सहारे और आपकी सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हुई थीं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई यह पूरी जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो हमारे चैनल भारत अलर्ट 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने अन्य साथियों और पेंशन भोगी ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि सभी तक यह सही और सटीक जानकारी पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।